चलिए स्टार्ट करते हैं लेटेंट हीट से। देखिए लेटेंट हीट का मीन्स क्या है, जब आपने देखा होगा कि हम आइस को फ्रिज से बाहर रखते हैं तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है थोड़ा सा तो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब है एक टेम्परेचर का ऐसा स्टेट है जिस स्टेट में सॉलिड का मीन्स आइस वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। इसका मतलब एक ऐसा स्टेट लिक्विड में भी होगा टेम्परेचर का जो कन्वर्ट होगा वेपर में। तो जो सॉलिड को मतलब आइस को जो लिक्विड में कन्वर्ट करता है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो लेटेंट हीट क्या बनी, करा द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, उस हीट का उतना रिक्वायरमेंट विच कन्वर्ट जो कन्वर्ट कर दे फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब बदल दे तो जिस हीट में बदले जितनी हीट में बदले उसी हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। तो अगर हम शॉर्टकट में कहें तो आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड हीट टू चेंज द स्टेट, वो हीट बेटा जिससे क्या चेंज हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए, उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। जिसका फॉर्मूला होता है बेटा Q, और Q इक्वल होता है बच्चों ml, Q इक्वल होता है ml, जहां पर L को कहते हैं लेटेंट हीट, L को बोलते हैं लेटेंट हीट। तो बेटा L इक्वल क्या बना, Q बाई M, Q बाई बेटा कैलोरी, अगर हीट कैलोरी में है तो मास ऑलवेज इन ग्राम, तो मास हमेशा ग्राम में, अगर हीट किलो कैलोरी में है देन मास ऑलवेज केजी। और बेटा किलो कैलोरी हो या कैलोरी हो, को कैलोरी को आप चेंज कर सकते हैं, किलो का मीन्स 10 की पावर 3 और कैलोरी का मीन्स 4.2 कन्वर्ट हो गया बेटा जूल में और अपान में केजी। तो लेटेंट हीट वो हीट है जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना एक स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपने दो बातें सुनी होंगी, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है कि मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट मेल्ट होना स्टार्ट करे। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वेयर सॉलिड एंड लिक्विड आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें कि सॉलिड और लिक्विड कोएग्जिस्ट कर जाएं, आपस में बैलेंस बना दें, किसमें, थर्मल इक्विलिब्रियम में, वो होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या बना, बॉयल का मतलब होता है वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या बना कि जिसमें लिक्विड किसके साथ, वेपर के साथ क्या हो जाए, कोएग्जिस्ट हो जाए इन थर्मल इक्विलिब्रियम, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बना देता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट मेल्ट होने पर एक्सपैंड हो, बढ़े, वो सब होते हैं बेटा प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब प्रेशर भी बढ़ाओगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको मेल्ट करने पर एक्सपैंड नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाते हैं। ऐसे इनका मतलब है कि इनका प्रेशर के साथ इनवर्सली रिलेशन है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। जैसे कास्ट आयरन, जो कच्चा लोहा होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो प्रेशर के इंक्रीज होने से डिक्रीज होता है। जो सल्फर होता है आपका, वो प्रेशर के इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है। तो कभी मल्टीपल चॉइस में कोई पूछ रहे तो याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेल्ट हो रहा है और मेल्ट होने पे एक्सपैंड हो रहा है तो उसका मतलब है कि प्रेशर के इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर किसी को मेल्ट करने पे वो डिक्रीज हो रहा है, एक्सपैंड करने की जगह कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ रहा है, इसका मतलब है कि प्रेशर के इंक्रीज करने से वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ऐसे मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या बना, जब सॉलिड और लिक्विड आपस में कोएग्जिस्ट कर जाएं थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो जिस टेम्परेचर में कर जाएं उसी को कहते हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आपने सुना होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस।
आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। अब वो 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर भी बना रहता है और आइस भी बना रहता है, तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जिसमें कि वाटर बॉयल होके क्या बन जाए, वेपर में कन्वर्ट होने लगे, वो बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस को स्टीम कहते हैं। स्टीम का मींस होता है जैसे 100 डिग्री सेल्सियस में आएगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वेपर में। ऐसे टॉपिक और आता है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको सुन लो। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मींस होता है जब सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे वेपर बन जाए। सॉलिड लिक्विड में चेंज हुए बिना किस में चेंज हो जाए, वेपर में, वो होता है बेटा सब्लिमेशन। जैसे आपने कपूर देखा होगा, वो क्या होता है, सॉलिड से सीधे किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में, लिक्विड नहीं बनता है। ठीक, ऐसे ही ड्राई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, शुष्क जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है लैब में, वो सीधे सीधे सॉलिड से बनती है वेपर। सॉलिड से क्या बनती है, वेपर। तो दो बातें हो गई। सब्लिमेशन क्या है, बाय विच प्रोसेस वेयर सॉलिड कन्वर्ट इनटू वेपर विदाउट चेंज ऑफ लिक्विड। सॉलिड सीधे सीधे कहां चेंज हो जाए, वेपर में चेंज हो जाए, वो होता है सब्लिमेशन। ऐसे एक टॉपिक और होता है रिजलेशन। रिजलेशन आपने कभी सुना, जैसे हम लोग एक बात पढ़ते थे कि किसी भी चीज को ब्रेक कर दिया जाए, ब्रेक करने के बाद फिर से जोड़ा जाए। तो मान लो आइस के आप दो छोटे छोटे पीस ले लें, उस पीस में एक ना हमको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर लो रहना चाहिए, टेम्परेचर लो, और प्रेशर हाई कर दो। तो जब दोनों को आप लेकर हथेलियों पे रखते हैं पाम में और प्रेशर हाई लगाते हैं, टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा, तो वो बेटा जैसे ही मेल्ट होंगे, वो मेल्ट होते ही कनेक्ट हो जाते हैं और एक आइस बन जाती है। इसको कहते हैं रिजलेशन। मतलब जहां पर प्रेशर अप्लाई करने से 2 पीस ऑफ आइस कन्वर्ट इनटू 1 पीस, दोनों जोड़कर क्या बन गए, एक बन गए, उसको कहते हैं रिजलेशन। रिजलेशन का मतलब होता है, री का मींस होता है रीगेन, वापस करना, और रिजलेशन का मींस होता है आइस, मतलब टुकड़े को फिर से आपस में जोड़ देना, उसको कहते हैं रिजलेशन। तो 4 हेडिंग हो गई हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन और रिजलेशन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आप चाहो तो इनको लिख लेना अपने साथ। तो बेटा लैटेंट हीट क्या है, वही स्टेज कि एक ऐसी हीट जिससे कि सॉलिड लिक्विड बनने जाए और लिक्विड क्या बन जाए, गैस बन जाए, वेपर बन जाए, उसको लैटेंट हीट कहते हैं। Q इक्वल ml, L इक्वल Q बाई M होता है। ठीक है, अब बेटा इसके दो तरीके होते हैं आपके पास। वो दो तरीके क्या होते हैं, पहला हमारे पास होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कुछ लोग उसको लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कहते हैं, आप भी कह सकते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बेटा हम क्या करें, हम 1 kg आइस लें, 1 kg आइस लें, कहां पर बच्चा, एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस 1 kg की आइस को हम लिक्विड बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आइस में टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने का मीन्स हुआ कि हीट को बढ़ाना, हीट को बढ़ाना। लेकिन यहां विशेषता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो उसको हीट देनी पड़ेगी। अब हीट से टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन इसी बात को समझना है कि 1 kg आइस को 0 डिग्री सेल्सियस में ही बदलना है। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस का मीन्स ये होता है लाइटर पार्ट इंक्रीज करे, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो बेटा इसको जब कन्वर्ट करोगे तो आप हीट इसको क्या करोगे, दोगे। जैसे हीट आप दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको कितनी हीट देनी पड़ती है, वो L होता है बेटा 80 किलो कैलोरी पर kg, ये याद रखना। L को क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। यहां पर यूज कर रहे हो तो बोल देना लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बेटा है, 80 किलो कैलोरी पर kg, किसको दे दो, 1 kg आइस को, कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो बेटा इतनी हीट दे रहे हो ना, इसी को कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो डेफिनेशन में चाहो तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट बाय विच 1 kg आइस at 0 degree Celsius convert into liquid, that amount of heat is known as latent heat of fusion। वो required amount of heat जिसमें 1 kg आइस
0 डिग्री सेल्सियस में बेटा किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या इसको आप जूल में चेंज कर लोगे बेटा, किलो का मींस होता है 1000 और कैलोरी का मींस होता है 4.2, तो क्या हम इसको चेंज कर लें, 80 किलो का मींस 10 की पावर 3, कैलोरी 4.2 बन गया बेटा जूल पर केजी। तो बेटा क्या करें इसको, 0 से ये तो 0 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, ठीक है, और 8 4 जा 32 33 हो गया। बेटा एक पॉइंट पे ये लगा दो, इंटू 10 की पावर 3 लिख दो, 1 2 3.36 इंटू 10 की पावर 5 बेटा जूल पर केजी। 1 केजी आइस को इतने जूल एनर्जी दो, 1 केजी आइस को इतने जूल एनर्जी दो, तब वो बनेगा आइस, तब वो क्या बनेगा, सॉरी तब वो क्या बनेगा, लिक्विड। 1 केजी आइस को इतनी एनर्जी दो, तब वो क्या बनेगा, लिक्विड। अच्छा सोचो, मैं उल्टा प्रोसेस कर दूं, 1 केजी लिक्विड को आइस बनाना चाहता हूं, तो मैं एक काम करूं कि उससे इतनी हीट ले लूं, उस वाटर से इतनी हीट। भाई फ्रिज क्या करता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट से हीट निकालता है और हॉट ऑब्जेक्ट को दे देता है। तो कोल्ड का मींस क्या हुआ, जो आपने पानी रखा कि सिर्फ आइस बन जाए, तो उस पानी के अंदर जितनी हीट थी उसने बाहर निकाल ली। जब पानी के अंदर से हीट बाहर आ गई तो टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम होते वो क्या बन गई, आइस बन गई। ठीक है, अब आइस को फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दो, जैसे टेम्परेचर बढ़ा हीट मिली, हीट मिली वो क्या बन गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बात, तो ये चीज याद रखना, ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, इसमें नहीं पूछता है किलो कैलोरी में, इसमें पूछता है। तो 3.36 इंटू 10 की पावर 5 जूल एनर्जी दोगे 1 केजी आइस को, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आया सेकंड, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो क्या करूं बच्चा, वही बात, इतनी हीट मैं लिक्विड को दूं जिससे कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, वेपर में, उसी को कहेंगे वेपोराइजेशन। तो बताओ क्या करूं बेटा, मैंने लिया 1 केजी लिक्विड, बेटा केजी को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, हम लोग लिक्विड केजी में, उसे लीटर में होता है, आप चेंज कर सकते हैं। 1 केजी लिक्विड को कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखना, इसको स्टीम पॉइंट कहते हैं, इसको फिजिक्स में स्टीम पॉइंट बोला जाता है, इसको आइस पॉइंट बोला जाता है, इसको स्टीम पॉइंट। तो बेटा कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें कितनी देनी पड़ेगी, एल 539, कुछ बुक्स कहती है 540, कुछ 540 कहती है, कुछ 539 कहती है, ठीक है। तो 539 किलो कैलोरी पर केजी, बेटा इतनी हीट देनी पड़ेगी, किसको, लिक्विड को, कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पर, कितनी दोगे, 539 किलो कैलोरी पर केजी। उल्टा कहो, वेपर को लिक्विड बनाना है तो उससे इतनी हीट लेनी पड़ेगी, इतनी हीट लेते ही वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। आपने देखा होगा जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो बारिश होती है, आप बारिश के मौसम में कभी भी देखिए, बारिश तभी होती है जब ह्यूमिडिटी का लेवल 75% से अबव होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, मौसम में गीलापन आना, मतलब जो आपके पास लेयर है एटमॉस्फेयर में, उसके अंदर की हीट बढ़ जाती है, तो उसकी जैसे हीट इजेक्ट होती है सरफेस से, तो वो तुरंत क्या कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ठीक, तो इतनी हीट चाहिए तो क्या इसको एनर्जी बदल लोगे, बिल्कुल चेंज कर पाओगे। 539 इंटू किलो 10 की पावर 3 कैलोरी 4.2 बन गया जूल पर केजी। बेटा इसको चेंज करोगे तो आएगा 22.6 इंटू 10 की पावर 5, चेंज करके देख लेना, अरे 500 है 400 अपने हिसाब से कर लेना। 22.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। 1 केजी लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस में इतनी एनर्जी बेटा देनी पड़ेगी, तब वो क्या बनेगा, वेपर में चेंज होगा। तो वेपर को अगर लिक्विड लाना है तो भैया इतनी एनर्जी उससे लेनी पड़ेगी, तो वो क्या बन जाएगा, फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लेटेंट हीट क्या है, वो हीट जिसमें कि ऑब्जेक्ट अपना स्टेट बदल दे, अपना स्टेट बदल दे। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब वाटर को या मिल्क को बॉईल करते हैं तो पहले जब गैस स्लो रखते हैं
तो टाइम ज्यादा लेता है। लेकिन जैसे ही आप उसको टेम्परेचर बढ़ा दें तो बॉयल बहुत तेज होता है, और बॉयल होते ही उसका क्या बन जाता है, तुरंत 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, नोट कर लें। चलिए, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, और ये अच्छा टॉपिक है, ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक, हीट का ट्रांसफर। तो बेटा देखो, तीन प्रोसेस है हमारे पास। फर्स्ट कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन, और थर्ड बेटा रेडिएशन। अब जरा दो थोड़ा सा मतलब समझना, ठीक है, फिर बाद में डीप में तो और बात होगी। बेटा कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये पहली बात तो ये दोनों बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये दोनों स्लो प्रोसेस है, ठीक, और ये फास्ट प्रोसेस है। कंडक्शन और कन्वेक्शन स्लो प्रोसेस है और रेडिएशन फास्ट प्रोसेस। बेटा कंडक्शन और कन्वेक्शन में इट हैव कंपल्सरी मीडियम, बिना मीडियम के नहीं चल सकती यहां पर हीट। यहां पर हीट को चलने के लिए मीडियम जरूर चाहिए। किसमें बेटा, कंडक्शन और कन्वेक्शन। रेडिएशन नो रिक्वायर्ड ऑफ हीट, नो रिक्वायर्ड ऑफ मीडियम, किसी तरीके की मीडियम की जरूरत है ही नहीं, नो रिक्वायर्ड मीडियम, इसको मीडियम चाहिए ही नहीं चलने के लिए। लेकिन इन दोनों को चलने के लिए मीडियम चाहिए, और इसको मीडियम नहीं चाहिए। सनलाइट आपने देखा ही है, सनलाइट सबसे बड़ा एग्जांपल है फ्यूजन का भी और रेडिएशन का भी, EMW का भी। EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और फ्यूजन आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, और ये रेडिएशन आप पढ़ेंगे। इन तीनों का सबसे अच्छा एग्जांपल है सन। सनलाइट को अर्थ तक ट्रेवल करने में 10 की पावर -8 सेकंड लगते हैं, 10 की पावर -8 सेकंड का टाइम लगता है सिर्फ सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में। तो 10 की पावर -8 आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ा टाइम है ना। क्या कहना, -8, 0.70 फिर 1, सोचते ही आप सोच भी नहीं पाए और सनलाइट अर्थ तक आ गई। तो इसको क्या, इसका मतलब है किसी भी स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, इसका मतलब है किसी सरफेस से उसको क्रॉस होने में टाइम ही नहीं लगा। तो बड़ा फास्ट प्रोसेस है, इसलिए फास्ट है, इसको मीडियम नहीं चाहिए। ये दोनों बेटा बिना मीडियम के नहीं चल सकते। ठीक, अब दूसरी बात बेटा, इसी में आया टॉपिक थर्मल कंडक्शन। अभी तो मैं सबको एक साथ समझा रहा हूं पूरा, फिर आप ध्यान से समझिएगा। थर्मल कंडक्शन, ठीक, अब जरा ध्यान सुनिए। थर्मल का मतलब होता है हीट, और कंडक्शन का मीन्स होता है चलना, कंडक्ट होना। आपने कभी देखा हो, कभी आपने गौर किया होगा कि जब हम एक एंड को, मान लीजिए कि आप एक वुडन बॉक्स ले लीजिए, या एक छोटी सी लकड़ी ले लीजिए कह सकते हैं, उसको एक एंड को जैसे आप हीट देते हो, जलाते हो, तो कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो हीट उसके लास्ट एंड पर पहुंच जाती है। जैसे आप स्टील ले लो, स्टील हो, आयरन हो, उसके एक एंड को हीट करो, सेकंड एंड पे हीट तुरंत पहुंच जाती है। जबकि इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो सॉलिड है, सॉलिड है, वहां पर पार्टिकल्स मूव कर नहीं सकते। इसका मतलब है इस प्रोसेस को थर्मल कंडक्शन कहते हैं। थर्मल कंडक्शन क्या बताते हैं? थर्मल कंडक्शन इज अ प्रोसेस वेयर हीट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड with the collision of molecules, with the collision of molecules। मतलब हमारे पास अगर मैं इस एंड को हीट दे रहा हूं तो हीट यहां तक पहुंच रही है। इसका मतलब है जब मैंने यहां पर हीट दी तो यहां के जो मॉलिक्यूल्स थे उसकी एनर्जी बढ़ी, उसकी एनर्जी बढ़ी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्यों? इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल 3/2 kBT। ये फॉर्मूला होता है, इसकी प्रूविंग KTG चैप्टर में है, थर्मोडायनामिक्स के बाद। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। EK क्या है? काइनेटिक एनर्जी।
Kb क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और 3/2 तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो क्या ये कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट को छोड़ो तो E के प्रोपोर्शनल बन गया T। देखो E के प्रोपोर्शनल बन गया T, मतलब जितना तुम हीट बढ़ाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो कह रहा है कि इस एंड पे जो मॉलिक्यूल्स है उसको जैसे ही हीट दिया उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। अब इसके नेबरिंग पार्टिकल भी है, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स भी है, तो जब इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या करता है, क्योंकि बगल वाले के साथ ये एक्चुअल कांटेक्ट में है, अगर कांटेक्ट में है तो ये अपनी हीट दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, ऊपर वाले को। जब वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट ले लेता है, काइनेटिक एनर्जी, तो वो एनर्जी अपने आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर कर देता है। तो ऐसे ही पूरी हीट पूरे में ट्रांसफर हो जाती है। तो क्या बताइए, यहां पर मॉलिक्यूल्स से चले, क्या मॉलिक्यूल्स चला? मॉलिक्यूल्स तो चला ही नहीं, ये सॉलिड है, इसका मॉलिक्यूल्स मोशन कर ही नहीं सकता। इसका मतलब है इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर हुआ, बट पार्टिकल कैन नॉट चेंज द पोजीशन, पार्टिकल ने अपनी पोजीशन बदली ही नहीं। तो इसी को कहते हैं थर्मल कंडक्शन। इन द थर्मल कंडक्शन प्रोसेस वेयर द हीट इज गिवन टू द सिस्टम, then molecules have sufficient kinetic energy and the neighboring molecules have also contact with the other molecules, then heat is transferred to the next molecules। वो क्या करता है, अपने दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है। जब उसके पास सफिशिएंट हो गई तो वो दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। इसका मतलब है कि पूरे में हीट का ट्रांसफर इक्वली हो जाता है। इसको कहते हैं कंडक्शन का प्रोसेस, इसी को थर्मल कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। थर्मल कंडक्शन मतलब मॉलिक्यूल्स, मैं एक रॉड बना दूं, ये रॉड है समझ लीजिए, इस रॉड के पास यहां पर जब है ना मैंने हीट दी, तो हीट देने से मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल हैं इनके पास सफिशिएंट एनर्जी है। कौन सी बेटा? काइनेटिक एनर्जी। सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी लेने के बाद ये जिससे भी एक्चुअल कांटेक्ट में है, ये जिससे भी एक्चुअल कांटेक्ट में, चारों तरफ से कांटेक्ट में होगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह से कांटेक्ट में होगा, तो ये क्या करता है, ये उसको एनर्जी दे देता है। वो एनर्जी जितनी उसको चाहिए सफिशिएंट वो ले लेगा, फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को दे देगा। तो प्रोसेस पूरे में इक्वली चलता है। क्या बताइए, इसमें पार्टिकल ने मोशन किया? नहीं किया। इसमें ट्रांसफर कौन हो रही है? हीट। मोशन कौन कर रही है? हीट कर रही है। लेकिन पार्टिकल ने अपनी एक्चुअल पोजीशन चेंज नहीं की। ये होता है कंडक्शन। ठीक, प्रोसेस बहुत स्लो है, इतना फास्ट प्रोसेस में नहीं चलता। अब आइए कन्वेक्शन में। कन्वेक्शन में जैसे आपने वाटर को बॉईल किया, तो जब आप बेटा कंटेनर में या मान लीजिए कि एक बर्तन में आपने जब पानी लिया, तो जो सरफेस में पानी नीचे की तरफ है, इसका मतलब है उनके मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा है, और जो हल्के हैं वो ऊपर है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जो भारी थे पार्टिकल वो नीचे बैठे, जो हल्के हैं वो ऊपर है। ठीक है, जब आपने गैस बर्नर ऑन किया, हीट स्टार्ट की, तो सबसे पहले सरफेस जो बॉटम के पास पार्टिकल थे उसको हीट मिली। अब भाई उसकी हीट भी सफिशिएंट लेगा। इसका मतलब है कि बॉटम का जो पार्टिकल है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो भारी है। डेंसिटी ज्यादा है, वो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो जाती है। सरफेस टेंशन में पड़ा था, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो गई, मतलब नीचे वाला जो बॉटम के पास पार्टिकल है उसकी जब डेंसिटी कम हुई तो हल्का हो गया। वो हल्का होते ही वो कहां? ऊपर की तरफ भागता है। तो जहां भागेगा वहां का पार्टिकल कहां आएगा? नीचे की तरफ। फिर वो क्या करेगा? सफिशिएंट एनर्जी लेगा, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में आएगा, फिर वो कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। और यही प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक सारे पार्टिकल, सारे मॉलिक्यूल्स इक्वली हीट ना हो जाए। इसका मतलब है हीट तो वही थी, पार्टिकल अपनी पोजीशन बदल रहे थे। क्या हीट ने पोजीशन बदली? नहीं बदली। इसको कहते हैं कन्वेक्शन। इसका मतलब इन द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन हीट कह सकते हैं स्टेडी स्टेट, कांस्टेंट स्टेट पे है, बट द पार्टिकल चेंज द पोजीशन। पार्टिकल क्या करते हैं? अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। एग्जांपल, वाटर को बॉईल करना, मिल्क को बॉईल करना, लिक्विड से रिलेटेड किसी भी चीज को आप बॉईल करेंगे तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन। वो किसका एग्जांपल होता है? कन्वेक्शन का। तो ये कंडक्शन में कौन चला? हीट स्वयं चल रही थी,
पार्टिकल पोजीशन नहीं बदल रहे थे। कन्वेक्शन में उल्टा हो गया, हीट तो वही थी लेकिन पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे। रेडिएशन में क्या हुआ कि एक ऐसी लाइट, एक ऐसा रेडिएशन जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए ही नहीं। एग्जाम्पल सनलाइट, और रेडिएशन विच इज ट्रेवलिंग विदाउट एनी मीडियम, दैट रेडिएशन इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी या इज नोन एज रेडिएशन, लाइक दैट सनलाइट। एक ऐसी लाइट, एक ऐसी एनर्जी जिसको प्रोपोगेट होने के लिए, चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, वो होता है रेडिएशन। एग्जाम्पल सबसे बड़ा है आपके पास सनलाइट। ठीक है, तो क्या आपको रेडिएशन का प्रोसेस फास्ट है? कंडक्शन और कन्वेक्शन स्लो है और रेडिएशन फास्ट है। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में इट हैव कंपल्सरी मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के नहीं चल सकता। बट रेडिएशन हैव नो रिक्वायर ऑफ मीडियम, रेडिएशन में किसी प्रकार की इसको मीडियम नहीं चाहिए। आपने एग्जाम्पल सुना होगा ना, टीवी में बहुत एग्जाम्पल आता है, अल्ट्रावायलेट रेस से बचे, फेयर लवली लगाएं। हाँ, अरे फेयर लवली अब ऐड कम आने लगा है, अब तो थोड़ा सा हाईटेक जमाना हो गया है, लेकिन गांव में आज भी लोग 5 रुपए की फेयर लवली कमाल दिखाती है। कभी लगाए हो कि नहीं? तुम लोग फेयर हैंडसम लगाए होगे, शाहरुख खान का ऐड आता था फेयर हैंडसम में, लगाते ही गोरे हो जाओ, है ना। और भी कहो बता दें, दुनिया का लो मुट्ठी में, मतलब क्रीम लगाने से दुनिया मुट्ठी में आ जाती है, ऐसा मानते थे लोग। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ये सब EMW के एग्जाम्पल हैं। EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेटा 10 तरीके की वेव होती है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे, ये सब एग्जाम्पल बच्चा किसके हैं? EMW के। अब ऐसा नहीं है, आज जब मॉर्निंग की सनलाइट होती है तो वो हार्मफुल नहीं होती है। जैसे जैसे मॉर्निंग से आफ्टरनून की तरफ बढ़ते हैं तो सन का जो अर्थ में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, रेडिएशन, वो हाई होता है। उन्हीं रेस को हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस की खासियत होती है कि वेवलेंथ छोटी होती है, वेवलेंथ छोटी होती है, और जिसकी वेवलेंथ छोटी है वो फिजिक्स में सबसे ज्यादा डेंजर होती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है। फ्रीक्वेंसी बड़ी का मींस वो बॉडी को पेनिट्रेट करती है, इसीलिए मॉर्निंग की सनलाइट को कहा जाता है विटामिन डी का काम करता है। ठीक है, उसको नोट कर लें पहले भाई। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, अब जरा ध्यान से समझना बेटा। मान लो थोड़ी देर के लिए आपके पास ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस की बेटा जो लेंथ है वो L है। ठीक, सपोज दैट ये इसका जो फर्स्ट स्लैब है, ये इसका लास्ट स्लैब है। इस फर्स्ट स्लैब का टेम्परेचर θ1 है और लास्ट स्लैब का θ2 है। तो अच्छा एक चीज बताइए आप, जब मैं इसको हीट दूंगा, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर आगे की तरफ जाएगी, हीट चलेगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, इसका ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा है तो θ1 से हीट चलेगी θ2 की तरफ। बेटा ये लेंथ जितनी बढ़ाते जाओगे तो टेम्परेचर यहां से यहां तक पहुंचने में उतना छोटा होता जाएगा। अगर ये दोनों पास पास हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो आप इसको हीट दोगे तो इसके पास कम टाइम में भी पहुंचेगी और हीट की सफिशिएंट वैल्यू पहुंचेगी। अगर आपने इसको 90 डिग्री सेल्सियस दिया तो हो सकता है यहाँ 80 पहुंचे, लेकिन अगर ये गैप आप बढ़ाते चले जाओ तो हीट इसको तो 90 मिली, लेकिन यहां तक पहुंचने में सराउंडिंग में ले लेगा, कुछ एयर मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। इसका मतलब है कि टेम्परेचर की वैल्यू यहां पहुंचने तक घट गई, कम हो गई। इसी को कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या बना? टेम्परेचर ग्रेडियंट, बेटा टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है θ1 माइनस θ2 अपॉन L। θ1 माइनस θ2 अपॉन L, मतलब when the separation between the slabs are increases, तो अगर सेपरेशन बढ़ा दोगे तो हीट बच्चा कम पहुंचेगी सेकंड सरफेस पे। सपोज, फिर मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप मान लीजिए कि अब मैंने ये बॉक्स लिया, यहां हीट दी, यहां हीट तक पहुंचने में हो सकता है कि टेम्परेचर कम तो हुआ होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि टेम्परेचर चलता है हायर से लोअर की तरफ। इसका ज्यादा रहा होगा क्योंकि हीट दे रहे हो इसका,
इसका कम रहा होगा तो यहां तक पहुंचने में वैल्यू कम होगी। लेकिन अब मैं इसको और बड़ा कर दूं तो सोचो, क्या इस सरफेस पे जब जितनी हीट आई थी, जितना टेम्परेचर बना था, क्या अब यहां से यहां तक आने में उतना ही बना रहेगा? बनेगा ही नहीं, क्योंकि भैया एयर मॉलिक्यूल्स भी तो ले लेंगे, वैक्यूम थोड़ी ना बीच में, मीडियम है, मीडियम भी तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब लेंथ बढ़ा रहे हो तो हीट कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, इसी को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। ऑलवेज ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमेशा ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी होती है? यहां पर वेक्टर क्यों है? क्योंकि हायर से लोअर चल रही है, हायर से, इसलिए इसको बोलते हैं θ1 माइनस θ2 अपान L को कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसकी यूनिट बनाओगे बेटा तो डिग्री सेल्सियस पर मीटर, डिग्री सेल्सियस पर मीटर। अब ये इधर आओ, ये तो एक बात हमने आपको समझाई, फिर आगे समझो बेटा। अगर मैं इस बॉक्स को हीट दूं, इस बॉक्स को हीट देता हूं, तो जितना बड़ा इसका एरिया होगा, जितना बड़ा इसका एरिया होगा उतनी ज्यादा हीट लेगा। भाई बॉक्स का एरिया बड़ा है, एक छोटा सा बॉक्स ले लो, आप हीट दोगे भाई तुरंत हीट बढ़ जाएगी। बड़ा सा बॉक्स ले लो, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ स्लैब। अगर हम स्लैब का एरिया बढ़ाते जाएं तो हमको हीट भी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, अरे आप छोटे से एग्जांपल समझ लो ना, जैसे आप घर में एसी जो ऑटोमेटिक वेदर वाली होती है, तो कमरे का एरिया छोटा है तो जल्दी गर्म कर देगा, और कमरे का एरिया बड़ा है तो उसको टाइम लगेगा, मतलब पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना एरिया बढ़ाते जाओगे हीट बेटा बढ़ती जाएगी। फिर आगे सोचो भैया, θ1 और θ2 के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल तो होगी होगी, θ1 माइनस θ2 छोटा होगा, हीट छोटी होगी। किसी को 10 कैलोरी दो तो टेम्परेचर कम आएगा, किसी को 100 कैलोरी दो तो टेम्परेचर ज्यादा आएगा। इसका मतलब है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ1 माइनस θ। बात समझे? किसी को आपने 10 कैलोरी दिया तो टेम्परेचर हो सकता है डिफरेंस कम मिले आपको, आप 100 कैलोरी दे दो उसको तो डिफरेंस ज्यादा मिलेगा। तो Q किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? θ1 माइनस θ2। और सब जानते हैं टाइम के तो रिस्पेक्ट में डायरेक्टली होगा ही होगा। भाई टाइम बढ़ाते जाओ हीट बढ़ती जाएगी, टाइम बढ़ाते जाओ हीट बढ़ती जाएगी। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टाइम के। लेकिन बेटा एक समस्या है। समस्या क्या है? तुम जितनी स्लैब की लेंथ बढ़ा रहे हो, तो अभी आपने लिखा कि लेंथ अगर बढ़ती जाएगी, लेंथ अगर बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर छोटा होता जाएगा। देखो आपने लिखा लेंथ बढ़ाते जाओगे तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो छोटा होता जाएगा। तो क्या मैं नहीं लिख सकता Q इनवर्सली ऑफ लेंथ? अगर स्लैब की लेंथ को बढ़ाते चले जाओगे तो सेकंड एंड पर जब आप पहुंचोगे तो टेम्परेचर फॉल्स ज्यादा करेगा। तो इसका मतलब है कि लेंथ छोटी रखो तो हीट ज्यादा रहेगी, और लेंथ बड़ी कर दोगे तो हीट कम हो जाएगी। इनको सबको आपस में मिला लो तो बेटा Q प्रोपोर्शनल A θ1 माइनस θ2 इंटू T अपान L। तो बेटा Q इक्वल कांस्टेंट K A, इसको मैं डेल्टा थीटा लिख दे रहा हूं, ठीक है, डेल्टा थीटा T अपान L। बेटा इसी K को कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी कहते हैं। इसी K को हम बोलते हैं बच्चा कोफिशिएंट ऑफ, चाहे कंडक्टिविटी लिख लो चाहे थर्मल कंडक्टिविटी लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इस K को कहते हैं। ठीक है, K की वैल्यू कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी होती है, कंडक्टर के लिए, और K की वैल्यू इंसुलेटर के लिए 0 होती है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K कंडक्टर के लिए, क्योंकि वो तो वैसे भी करंट का कंडक्शन कर रहा है, तो उसके लिए इन्फिनिटी होती है, और इंसुलेटर के लिए 0 होती है। कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी और इंसुलेटर के लिए 0। आप कंडक्टर को मेटल कह सकते हो और इंसुलेटर को नॉन मेटल भी कह सकते हो। ठीक है, और जो मेटलॉइड होता है सेमीकंडक्टर, वो तो बिहेव करता है उसके टेम्परेचर पे, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया, उसकी बात अलग है। तो बताओ K की वैल्यू क्या मिली बेटा? यहां से K की वैल्यू क्या मिली बेटा? ये L चला गया ऊपर,
तो बेटा Q इंटू एल अपान ए डेल्टा थीटा इंटू टी, ये बच्चा मिला K। अब जरा बताओ बेटा Q अगर कैलोरी है, बेटा ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, एक मीटर कैंसिल, तो कैलोरी पर मीटर सेकंड डिग्री, कैलोरी मीटर, मीटर स्क्वायर एक कट गया, तो कैलोरी पर मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस। बेटा कैलोरी को क्या लिखोगे, किलो कैलोरी, तो पर मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस। आप चाहो जूल बना लो, आप चाहो तो जूल बना लो। क्या बेटा अगर हम जूल बना लें तो जूल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल, जूल पर मीटर सेकंड डिग्री। क्या बेटा जूल पर सेकंड को देखकर याद आया वाट, जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं, पावर पी कहते हैं। तो क्या मैं लिख सकता था 4.2 इंटू 10 की पावर 3 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं, तो वाट पर मीटर डिग्री, डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन हो सकता है, परेशान ना हो, क्योंकि सेल्सियस में भी 100 पार्ट होते हैं इक्वली और केल्विन में भी 100 इक्वली होते हैं। तो ध्यान रखना डिग्री सेल्सियस को, 1 डिग्री सेल्सियस को 1 डिग्री केल्विन लिखा जाता है, तो डिग्री सेल्सियस लिख दो चाहे केल्विन लिख दो। ठीक है, इतनी बात। K की वैल्यू कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी, इंसुलेटर के लिए 0 है। ठीक है, इतनी बात ठीक है, पहले नोट कर लो। अच्छा